प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब स्पीच ये हो गई, उसके बाद जो है वो 2 दफ़ा नेतन्याहू साहब की तरफ से, उनके दफ्तर से मुख्तलिफ पैगाम जारी हुए। सही। अच्छा, पहले तो ये हुआ कि फौरी तौर पे फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रों, क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, उन्होंने अरबिक और हेब्रू इब्रानी ज़बान में उन्होंने पैगाम जारी कर दिया कि फ्रांस मुकम्मल तौर पे इसकी हमायत करता है। फिर ईयू ने भी कर दिया, सारे ही मुल्कों ने इसकी, क्योंकि ये इसमें सारे ही मुल्क, इसमें तकरीबन पूरी दुनिया इसमें थी कि ये सीज़ फायर हो, इमीडिएट सीज़ फायर, और ये ब्लड शेड ख़त्म हो, हॉस्टेजेस और जो भी प्रिजनर, जो भी मतलब एटलीस्ट सीज़ फायर हो और एड शुरू हो, और बाकी नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है। 2 पैगाम उनकी तरफ से जारी हुए और उसमें यह था कि मुकम्मल सीज़ फायर पर हम किसी सूरत तैयार नहीं होंगे और हमास के ख़ात्मे तक ये हम जंग जारी करेंगे, ये करेंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, अच्छा उन्होंने भी तो नहीं कहा कि जो है ये हमास के ख़ात्मे है, इसकी तो बात उन्होंने की नहीं। अब ये बात यहाँ, अच्छा इस्लामी जिहाद वालों ने भी इसको पॉजिटिव वाइब्स उनकी तरफ से आई हैं इस प्रपोज़ल की तरफ, जो इसराइल की तरफ से आया है। लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो अभी मैं कुछ अरबिक चैनल्स पे ये गुफ्तगू सुन रहा था, बहस सुन रहा था उनकी आपस में जो हो रही थी मुख्तलिफ मेहमान से, वहाँ पर भी लड़ाई और ये हमारा वाला माहौल बना होता है। अरब चैनल्स पे बहुत ज़्यादा होता है, मिडिल ईस्ट के चैनल्स पे बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो कम होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो तो बल्कि मेहमान कम लड़ रहे हैं, कई दफ़ा जो होस्ट होता है वो खड़ा होकर दोनों का सर फाड़ देता है, 2-3 मेहमानों का, ठीक है। बड़े खौफनाक मनाजिर आते हैं सामने। अच्छा, तो वो जो है ना, वो उसमें ये हुआ कि वो बहस इस बात पे हो रही थी कि भाई पहली बात तो ये कि अमेरिका ने बात की है, अमेरिका तो कई दफ़ा अपने बात से पहले पीछे हट चुका है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से इससे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, और उन्होंने किसी से फ़ोन पे बात नहीं की, उन्होंने पब्लिक से बात की, पब्लिक में बात हुई है। दूसरी जो बात है वो ये है कि गुंजानाबाद अभी तक हमें नहीं पता कि कौन से इलाके हैं, लेकिन ये जाहिर है कि जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने तय किया होगा कि पहले, असल तो बात है ना सीज़ फायर, पहले जंग बंदी हो, पहले ये जो फिर दोबारा 80 के करीब शहादतें हुई 24 घंटे, इसको बंद हो। और ये इसराइल ने फौरी तौर पे कि हम मतलब हमने कोई जंग बंदी नहीं कर दी, जंग बंदी नहीं हो रही, इन्होंने और गज़ा को आज और हमले कर दिए वहाँ। लेकिन ये फैसला अब हो रहा है कि ये जंग बंदी अब किस, इसका दिन बस फाइनल होना है, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने बस कह दिया तो बस अब इसके बाद कोई आगे, अब इसकी हुकूमत गिरती है नेतन्याहू की, नहीं गिरती तो जो उनके अपोजिशन लीडर हैं उनकी तरफ से आज जो है ये स्टेटमेंट ये आ गया कि भाई ऐसा है कि आप इसको, जो लेपिड हैं उनके, उन्होंने कहा कि आप इसको फौरी तौर पे कबूल करें, और जो इंतहा पसंद है अगर आपकी हुकूमत को छोड़ेंगे तो हम आपकी हुकूमत का साथ देंगे, अपोजिशन की इस प्रपोज़ल को फौरी तौर पे आप कबूल करें, और ये जंग बंदी का माहिदा जो है, क्योंकि अमेरिका ने पहले गांस से भी रब्ता किया होता, गांस जो है वो आगे पीछे, वो 8 जून और वो अपना इधर उधर हो गए, तो फिर अपोजिशन की तरफ से उन्होंने कहा कि आप हुकूमत, अगर वो इंतहा पसंद अलग भी होते हैं तो नेतन्याहू की हुकूमत अपनी जगह मौजूद रहे। साथ ही कुछ कांग्रेसमैन वगैरह, वो नेतन्याहू को उन्होंने कहा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप कांग्रेस से आके खिताब करें वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि वो उस वक्त जहाज़ में थे, सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया, उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया, उन्होंने इजिप्ट के गालिबन फॉरेन मिनिस्टर को, नहीं जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन करके और ये बताया उन्होंने फौरी तौर पे, और मज़ीद कॉल्स भी उन्होंने यकीनन की कि भाई ये स्पीच हो गई है। और अब इसकी जो डिटेल्स हैं वाशिंगटन जाके आज मेरा ख्याल है सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो इसके ऊपर फर्दर प्रेस से इंटरेक्ट करेंगे कि ये प्रपोज़ल क्या है और आगे इस पर कैसे बढ़ना है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सबसे अच्छी खबर है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन अगर ये सीज़ फायर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सबसे अच्छी खबर है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर एंटर होती है। और इसी दौरान जो है वो प्रेबोवो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि सिंगापुर में मौजूद हैं, वो जो जहाँ पे वो शंग्रीला डायलॉग चल रहा है IISS का, उन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो इंडोनेशिया अपने पीस कीपर्स को ये रिकन्स्ट्रक्शन में, यानी वहाँ पर जितनी स्पीचेज हो रही हैं शंग्रीला में, वहाँ पर वो गज़ा डिस्कस हो रही। आप G7 में जाते हैं तो गज़ा पे आ जाते हैं लोग, आप जहाँ जाते हैं टॉपिक यूक्रेन होता है वो गज़ा पे आ जाते हैं लोग। तो वो वहाँ पर भी जो डिस्कस कुछ और ना था, उन्होंने पूरी तकरीर में ये बात की कि हम वहाँ पे गज़ा में अपनी फ़ौज और पीस कीपर्स और जो भी है वो भेजने को तैयार हैं। अब इसके ऊपर जो है, अच्छा कल नहीं, मेरे ख्याल से आज स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कल प्रॉबली कोई सामने स्टेटमेंट आएगी। लेकिन अमेरिकन्स, इसराइल और इजिप्शियंस की
बातचीत शुरू हो गई है ये फिलडेल्फी कॉरिडोर और रफ़ा के ऊपर जो कब्ज़ा किया है इजरायली फ़ौज ने, तो इसके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया है और पूरी दुनिया की तरफ से आया है। और ज़ाहिर है कि इजिप्ट ने भी इसको, ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट सीसी अभी तो अरब चाइना समिट से वापस आए हैं, लेकिन ये कि इसको किसी ने भी इसको मतलब इसको हल्क लाइट नहीं लिया, इसको बहुत संजीदा लिए। और इसको कल उन्होंने भी कहा है कि हम रफ़ा क्रॉसिंग वापस खोलेंगे और इजिप्ट के हवाले करेंगे और बाकी जो इलाका है वो भी हम वहाँ से भी हम हटेंगे और अपनी जगहों में जाएंगे। इसराइली फ़ौज इस वक्त मुतामिल हो ही नहीं सकती दुनिया के इस वक्त जो है वो। अच्छा, फिर दरमियान में जो है वो कल आपने देखा है हुतीज़ ने आज उसका प्रॉपर ऐलान किया है कि हमने जो है वो USS आइजनहावर के ऊपर हमने अटैक किए। आज उन्होंने अलमनार टीवी जो है लेबनान का, जो हिजबुल्लाह का टीवी है, उसको उन्होंने बात की है उन्होंने कहा हम बिल्कुल, और हम हमारे पास सबूत भी हैं और ज़ाहिर वीडियोज़ हैं जो भी उनके, हमने USS आइजनहावर को निशाना बनाया। और जो हिजबुल्लाह के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जनाब उनका एक बहुत जदीद तरीन किस्म का उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिया है इसराइल का। जो एक और नया इशू है वो हमस 900 ड्रोन, बिल्कुल जदीद, उसकी फुटेज भी जारी कर दी है उन्होंने हिजबुल्लाह ने। तो ये अब यानी नॉर्थ जो है, यानी नॉर्थ ऑफ इसराइल हिजबुल्लाह से तो अलग फ्रंट खुला हुआ है ना, हुती से अलग खुला हुआ है, तो ये तो भी गज़ा के सीज़फायर पे तो अगले 24-48 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट बाइडन, अभी ये नहीं, प्रेसिडेंट बाइडन के पास भी अब क्या है कि उन्होंने अपने लोगों से भी खिताब किया है, इसराइल से भी किसी फर्मर आवाज़ से उन्होंने फ़ोन पे बात नहीं की और उसका स्क्रिप्ट जारी नहीं किया, उन्होंने आवाम से बात की। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारे लोग ये कह रहे थे कि अब आप इसराइल के लोगों से और दुनिया से बात करें, हमसे बात ना करें, और एक बाद में आप खामोशी से एक इशू हो जाता है आपका एक स्टेटमेंट और उसके बाद आप पीछे, तो अब आप डायरेक्ट लोगों से, तो ये उन्होंने इसराइल के अवाम से बात की है कि भाई आपकी तरफ से हमें जो मंसूबा पेश किया गया है जंगबंदी का वो ये है, ये वही मंसूबा है जो हमास और पेरिस में जो तय हुआ था, 3 मराहिल हैं, तो इसके ऊपर अब ये तो यानी तकरीबन वही है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें नुकता है। लेकिन दूसरी जो बात है, दो तीन बातें जिस पे बहस हो रही थी, मैं कह रहा था कि टॉक शोज में बहस हो रही है, तो ये गुंजानाबाद इलाका कौन सा, फिर अमेरिका कह रहा है अमेरिका पीछे न हट जाए। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई अगर आगे जो हुकूमत साजी होनी है, ये जो भी सूरत हाल आगे डेवलप होनी है, तो मुज़ाकरात उसमें तो हमास ने होना नहीं है, वहाँ तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, तो मुज़ाकरात हमास से कैसे हो रहे हैं? भाई फ़लस्तीनी अथॉरिटी किधर गई? तो ये मुसव्वदा जो है ये तो पेश किया हमास ने, डायलॉग भी हमास से हो रहे हैं, तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी अगर नहीं है तो फिर फ़लस्तीनी अथॉरिटी किधर है? महमूद अब्बास और उनका ग्रुप कहाँ है? तो वो जो ग्रुप है उसको शायद वही जो फार्मूला जो रशिया में तय हुआ, चाइना में तय हुआ था कि सारे लोग, और वही होगा कि वो PLO के तहत जो है ये आगे हमास और इस्लामी जिहाद और फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो जमात नहीं है ना, फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो एक अथॉरिटी है, वो असल में तो फ़तह है ना, फ़तह मूवमेंट है, मरवान बरगुती जिसके रहनुमा है, तो ये तो फ़तह तो एक पार्टी है ना। अथॉरिटी तो आप समझ लें कि एक जैसे अथॉरिटी कायम हो गई कि मतलब एक हुकूमत बननी थी तो हुकूमत बन नहीं सकी तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम हो गई। असल में तो हुकूमत बननी थी ना, वहाँ पे इलेक्शन जो हुए थे 2007 के, तो उसमें तो सदर बना था और वज़ीर आज़म, तो अथॉरिटी के तो सदर होते नहीं है ना, तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी लेकिन बन गई। अब फ़लस्तीनी एक तरह से हुकूमत तो नहीं, क्योंकि गज़ा जब नहीं है पास, तो वेस्ट बैंक में भी जो हालात वहाँ पे रखे, तो महमूद अब्बास खुद भी उस पर इजी नहीं रहे इतने साल। लेकिन ये कि अब जो मुज़ाकरात हैं वो ज़ाहिर हमास, तो अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि इन सब के जहनों में आगे का जो सेटअप है वो तय है। उसमें इनपुट जो है यकीनन जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी उनका भी होगा, महमूद अब्बास का भी होगा, उसमें इनपुट जो है वो होगा हमास का भी, इस्लामी जिहाद का भी, और जो मीडिएटर्स हैं उनका भी, ताकि ख़त्ते के अंदर और ऐसे लोग जो कि यानी इसराइल ने तो अब देखें ना, इसके बाद अगर ये हो जाता है मामला आगे, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद स्पीच की है, तो उसके बाद तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अंदर एंटर होगी और ये देखना है कि अंदर क्या हालात बने। तो वो अभी तक बमबारी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम नहीं मानते इसको और ये वो वगैरह, लेकिन ये प्रेसिडेंट बाइडन ने अब ये इसराइली अवाम से खिताब किया। ये तेज़ी से डेवलप होती है सूरत हाल। अच्छा, दूसरा जो मामला है, मैं अभी इंडिया के इलेक्शंस पे आता हूँ कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वहाँ के जो एग्ज़िट पोल्स हैं, मेजॉरिटी एग्ज़िट पोल्स वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो NDA है वो आगे है, ठीक है, जितने जा रहे हैं वो हैट्रिक पे हैं, उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन एक और इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट बड़ा अजीब है, बहुत ही अजीब है, और वो हुआ है जनाब जनूबी अफ्रीका।
जनूबी अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जनूबी अफ्रीका इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ज़ाहिर है आज की दुनिया में उसकी बड़ा ज़बरदस्त मुल्क, उसकी मईशत, उसके लोग, उसकी पॉलिसीज़ बड़ा ज़बरदस्त। और ये ब्रिक्स का मेंबर, यानी ब्रिक्स का जो एस है वो तो साउथ अफ्रीका है। अच्छा, इसमें ये हुआ है वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ 30 साल के बाद, यानी 1994 से 2024 पहली दफ़ा वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मेजॉरिटी लेने में नाकाम हो गई है 30 सालों के बाद। और ये इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे अब जाहिर है चूँकि मेजॉरिटी लेने में नाकाम हो गई है, तो जो सदर हैं उनके, क्योंकि पार्लियामेंट चुनी जानी थी, पार्लियामेंट ने सदर को चुनना था, तो 50% ज़रूरी था कि उसमें उनके पास सीटें आ जाएं 50%। वो तो नहीं आ सकी, 40% आई हैं अभी तक। जो रिजल्ट आ रहा है वो हम उस पर भी नज़र आते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी मैं इसका ख़ास इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखिए, सिरिल रामाफोसा वहाँ के सदर, और ये 2018-19 से सदर हैं। लेकिन 30 साल के बाद ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हारी है। और 30 साल पहले जब इनका पहला इलेक्शन हुआ था, इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन जीती थी, तो इनके सदर जो हैं उस ज़माने के अगर अखबारात देखें तो इनके जो सदर हैं, वो पहले सदर जो जीते थे, वो एक तरह से पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि हर रंग व नस्ल के शख्स को इजाज़त दी गई थी कि जनूबी अफ्रीका में वो वोट डाले। तो वो 26-27 अप्रैल 1994 को इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर आम तातील होती है। 26-27 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका में आम तातील होती है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हारी है 30 साल बाद। 30 साल पहले इनका जो सदर, जो शख्स मुंतखब हुआ था तारीख़ में, उस शख्स का नाम है नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सरबरा। ये इसको बने हुए कुछ 100 साल, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है। और ये नस्ल परस्त हुकूमत वहाँ पे जो रही मुख्तलिफ, उनके ख़िलाफ़ ये जदोजहद करने। तो 1944 में कहीं इन्होंने यूथ का एक विंग बनाया था, नेल्सन मंडेला उसमें शामिल हुए थे। और फिर ज़िंदगी के 27 साल उन्होंने मुख्तलिफ जेलों में गुजारे, जिसमें जजीरों के ऊपर कभी रखा गया, कभी कहीं रखा गया। तो 27 साल वो जेल में रहे। और फिर 1994 के, अगर हम ये अखबारात यहाँ देखना शुरू करें, यानी आप देखें कि ये नेल्सन मंडेला की पार्टी है जो हारी है। ये अच्छा, हारी से मुराद ये कि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो 40% वोट लिए हैं। मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन अखबार देखें तो सिर्फ आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर देखें, मंडेला प्रोक्लेम्स विक्ट्री, और ये उसके बाद साउथ अफ्रीकाज प्रेसिडेंट एंड 30 ईयर्स बैन ऑन मंडेला। मंडेला ग्रुप मंडेला ग्रुप जीत गया, ठीक है ना, वो नाम ही पार्टी बैन थी ना। अच्छा, वाइट अबाउट इट ऑन एवरी फ्रंट, ये उससे पहले जनाब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब मंडेला इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला टेस्ट फ्रीडम आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है। मंडेला फ्रीड, स्टेप अप इट्स प्रेशर टू एंड वाइट रूल। तो ये जो है प्रोक्लेम्स विक्ट्री, साउथ अफ्रीका इज़ फ्री एट लास्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें आप कैसी, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये वहाँ पे मकामी अखबार हैं उनके। अच्छा, न्यू प्रेसिडेंट अपीयर्स, जश्न मनाया जा रहा है, लोग निकले हुए हैं सड़कों पे, मुजाहिर, मतलब एक आप ये देखें ना कि ये ANC सेलिब्रेट्स इलेक्शन विक्ट्री। अच्छा, ये अब ANC जो है, ये यानी जो आप समझें कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, तो ये आ गई 30 साल पहले, ठीक है। यानी 1994 में इलेक्शन हुआ, जिसमें काले गोरे सब लोगों ने वोट डाला, और जनाब वहाँ पर सदर मुंतखब हो गए नेल्सन मंडेला। अच्छा, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है, वो वहाँ पर 50% वोट चाहिए होते हैं ताकि आप जो है वो एक यानी अक्सरियत हो, और उसके बाद वो सदर बना लेते हैं। लेकिन अभी हुआ है कि जो रिज़ल्ट आया उनका, ये अगर हम दिखा सकें स्लाइड उसकी, तो ये 40.2% उनके वोट्स हैं। तो यानी 50% तो है नहीं। अच्छा, 50% उनके हैं नहीं, और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है उसके 21.8% हैं, और तीसरी जो MKP है उसके 14.6 हैं। अब सवाल ये है कि ये अलाइंस में होगा,